हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला लेकर आए हैं फ्रेंड्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और ये हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आने वाली सभी परीक्षाओं, जैसे यूपी लेखपाल है, यूपी लेखपाल, यूपी फायरमैन, जे वार्डन, सभी के लिए फ्रेंड्स, यूपी बीएड के लिए खास तौर से है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हम इसको हिंदी का सीरीज चालू कर रहे हैं, जो पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप थ्योरी पढ़िए, क्योंकि थ्योरी बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसका पहला चैप्टर है वर्णमाला, तो आप लोग इसे पूरा देखिए, बीच में इसकी मत करिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। और इसके बाद में जो हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे फ्रेंड्स, उससे तो आप लोग जरूर देखिएगा, लेकिन इसको पहले देखिए। तो शुरू करते हैं। वर्णमाला का पहला है, शुरू से बेसिक समझिए। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। मतलब अगर पूछे कि भाषा किससे बना है, तो भाषा संस्कृत का शब्द है भाष, उससे बना हुआ है। भाष का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई शब्द है, और पद से छोटी इकाई अक्षर है, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। राम शब्द में 2 अक्षर है। अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको बताना ध्वनि या वर्ण है। और सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य या उपवाक्य होता है। जैसे राम, अब नाम लिखना है तो राम में बताना है कि इसमें कितने कितने अक्षर हैं। तो इसमें देखिए आप र, फिर मा का मात्रा, फिर मा, फिर मा पर मात्रा, तो 4 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं। तो अब देखिए अल्फाबेट, वर्णमाला अल्फाबेट। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि वर्ण का उच्चित कथित रूप है। ध्वनि जो है वो वर्ण का कथित रूप है, और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। जो ध्वनि होता है वो कथित रूप है, ध्वनि का बोला जाता है, लेकिन जो वर्ण होता है वर्ण लिखा जाता है। तो नेक्स्ट है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपको कोई आपसे पूछे वर्णमाला का डेफिनेशन आप बताइए, तो वर्णमाला का डेफिनेशन आप बता सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं पेपर में, और अक्सर बच्चे नहीं जान पाते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करना है, आपको इसको पूरा जानते रहना है अच्छे से। तो आप बताते हैं मानक हिंदी वर्णमाला। अब यहाँ से आपका मेन शुरू होता है मानक हिंदी वर्णमाला। तो पहला है मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? 45 वर्ण होते हैं। आपको ये पूछे उच्चारण के आधार पर हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, तो 45 वर्ण होते हैं जो उच्चारण में काम आते हैं, जिसमें से 10 स्वर जो होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। कितने स्वर और कितने व्यंजन? 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। कोई पूछे कि बोलने पर के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन, प्लस 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। आप लोग इसे रखिए, मतलब लिखने पर पूछे आपको, तो लिखने पर होते हैं कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर और 35 प्लस 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और कोई बोले कि बोलने के आधार पर, तो बोलने के आधार पर होते हैं 45। बोलने के आधार पर कितने होते हैं? 45। 10 स्वर होते हैं प्लस 35 व्यंजन होते हैं, इनमें संयुक्त व्यंजन नहीं होते हैं। आप लोग इसे भूलिएगा नहीं। तो जैसे आप देखिए स्वर ये होते हैं, स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 13। अ, आ, ई, उ, या फिर री। ये री जो होता है वो हमेशा हम लोग यूज में नहीं लेते हैं। यही होता है जो संयुक्त व्यंजन होता है, मतलब स्वर होता है टू स्वर इसे बोलते हैं। ये आए ओ आओ अंग आ, अभी ये आगे आएगा पुरुष स्वर क्या होता है, तो ये क्या होते हैं? री, ये आए ओ औ अंग आ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, भूलिएगा नहीं। पढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को शेयर भी अधिक अधिक करना है, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुँचे और सब लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो यहाँ आपने देखा कि स्वर कितने होते हैं, तो कुल 13 स्वर
होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें जो 3 है री, अंग, अह, ये होते हैं प्लुत स्वर। इसे आप लोग ध्यान रखिए। अब हम आपको बताते हैं व्यंजन। व्यंजन बताते हैं तो व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसमें उसमें आप जानते हैं कि 35 व्यंजन होते हैं प्लस 4 जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन प्लस 35 व्यंजन होते हैं। ये तो आप लोग जानते ही हैं, अभी मैंने बताया। तो इसे अब देखिए क्या है ये। इसे क्या है, च वर्ग। क वर्ग, क वर्ग में क्या आता है, क ख ग घ अंग। च वर्ग में क्या आता है, च छ ज झ इया। आप लोग इसे किसी माध्यम से याद रखिएगा। क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ इया, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ा, ट ठ ड ढ अड़ा। एक ड ये है और एक ढ जो द्विगुण व्यंजन है, ड ढ द्विगुण व्यंजन है फ्रेंड्स। इसे आप लोग ये पूछता है कि द्विगुण व्यंजन कौन सा है। अधिकतर बार पेपर में आई, क्योंकि पुलिस में तो एक क्वेश्चन आया ही था, द्विगुण व्यंजन को आप पहचानिए कौन सा है इसमें। तो ड ढ होता है द्विगुण व्यंजन, ड ढ। त वर्ग, त वर्ग में होता है थ द ध न। त वर्ग में होता है त थ द ध न। प वर्ग में, प वर्ग में अक्षर होते हैं प फ ब भ म। प वर्ग में प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व। ऊष्म व्यंजन होता है शरीफा वाला सा, पेटचिरवा सा, दंत सा। मतलब होता है मूर्धन्य सा, दंत सा और तालव्य सा। ये 3 सा होते हैं फ्रेंड्स। और हमारे गांव में यही होता है, पेटचिरवा सा, शरीफा वाला सा और दंती सा, ये बोला जाता है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, मूर्धन्य सा, दंत सा और तालव्य सा, ये तालव्य सा है फ्रेंड्स। तो इसमें कुल 33 व्यंजन हुए प्लस 2 ये द्विगुण व्यंजन हुए फ्रेंड्स। तो अभी हम आपको बताएंगे आगे चलकर कि इनका उच्चारण स्थान भी बताएंगे। अभी आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे कहाँ से क्या होता है। आप लोग बने रहिए। और ये होते हैं अभी जो मैंने बताया आपको 4 संयुक्त व्यंजन। 4 संयुक्त व्यंजन छ तरंग ज्ञ स्र, जो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं छ तरंग ज्ञ स्र, तो उनको भी आपको हम बताए दे रहे हैं। तो छ बनता है क, अध क और दंत सा। अध क, अध क और अध क और से बनता है 6। त्र बनता है त, अध त प्लस र बनता है त त्र। ज्ञ बनता है अध ज प्लस ज्ञ और स्र बनता है अध स प्लस र। स्र बनता है अध स प्लस र। ये आप लोग याद रखिएगा। और जो मेरी ट्रिक है फ्रेंड्स, तो मैं कैसे याद रखता हूँ अपना, तो मैं लिखता हूँ क च ट त प, क च ट त, ये लिखता हूँ। और इसके आगे मैं लिखता हूँ के टी यम 2। ये मेरी ट्रिक है फ्रेंड्स। तो जो क वर्ग है वो कंठ से बोला, क वर्ग जो होता है कंठ से बोला जाता है। च वर्ग तालु से बोला जाता है। च वर्ग जो तालु से बोला जाता है। और ट वर्ग जो होता है मूर्धन्य से मूर्धा से बोला जाता है। और फिर ता वर्ग, जो ता वर्ग आता है फ्रेंड्स, वो दंत से बोला जाता है। पा वर्ग ओठ से बोला जाता है। आप लोग इसे ट्रिक से याद रखिए। मेरी तो ट्रिक यही है फ्रेंड्स। अब आप लोगों की क्या है, आप लोग जाने, लेकिन ये है किसी तरीके से आप लोग याद रखिए इसको, किसी न किसी तरीके से आप लोगों को इसे याद ही रखना है। अब ये देखिए आता है किसों से आगत या ग्रहित ध्वनियाँ। ऐसी कौन सी ध्वनियाँ हैं जो विदेशों से आई हैं या फिर अपने यहाँ ही ली गई हैं। तो ये है अरबी फारसी। अरबी फारसी अभी आपको बताते हैं। मतलब जिसके नीचे ये वाला बिंदी रखी हो, यहाँ पर देखिए नीचे बिंदी रखी हुई है। अ क ख ग ज फ, अ क ख ग ज फ, ये जो है विदेशों से आगत ध्वनियाँ हैं फ्रेंड्स। आप लोग इसे याद रखिएगा। इनके तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ड कहलाते हैं। तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ड होते हैं। अब अंग्रेजी में क्या होता है, अ। अंग्रेजी से अ है। अर्धचंद्र बिंदु वाले वर्ड जो होते हैं वो अंग्रेजी से आए हैं। अभी आपको यहाँ पर नोट याद रखना है। वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है। वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है, एक उच्चारण के आधार पर, एक लेखन के आधार पर। अभी मैंने आपको बताया था। तो उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं, उच्चारण के आधार पर होते हैं 45 और
कितने वर्ण होते हैं? 50 होते हैं, और लेखन के आधार पर होते हैं 52। लेखन के आधार पर 52 होते हैं। अभी ये आप लोग याद रखिएगा। तो नोट में है वर्णों की गणना। जो वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है। नंबर 1 उच्चारण, दूसरा है लेखन के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज्यादा उपयोग माना, जो ज्यादा उपयोग होता है, अधिकतर पेपर में पूछा जाता है, वो उच्चारण के आधार वाला पूछा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। सेकंड नंबर है फ्रेंड्स नोट्स में, उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47 है। उच्चारण के आधार पर जो होती है वो 47 होती है। द्वि गुण व्यंजन भी जुड़ गए। पहले 45 होते थे, अब यहाँ पर गुण व्यंजन जो थे डड है वो भी जुड़ गए। 47 होते हैं, जिसमें 10 स्वर होते हैं प्लस 37 व्यंजन होते हैं। 37 हिंदी के मूल व्यंजन होते हैं प्लस 2 आगत व्यंजन। जब है अभी मैंने बताया 35 जो होते हैं हिंदी के मूल व्यंजन होते हैं प्लस 2 आगत होते हैं जो विदेशों से आए हैं। जब है ये अरबी है। दूसरा एकल व्यंजन है, एकल व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। मतलब ये पेपर में आता है फ्रेंड्स, अभी मैं लिख दे रहा हूँ। पेपर में पूछता है संयुक्त है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन है? तो ये आपको क्या बताना है? संयुक्त व्यंजन यही क्वेश्चन आता है। तो संयुक्त व्यंजन है छ, तंग, ज्ञा और सरा। ये 4 जो है संयुक्त व्यंजन है फ्रेंड, इसे आप लोग मत भूलिएगा। थर्ड नंबर है फ्रेंड्स, लेखन के आधार पर हिंदी वर्णों में वर्णों की कुल संख्या 55 है। लेखन वर्णों के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55 है। इनमें पहले 52 थे, 3 बढ़ गए। इनमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब लेखन में तो प्रयोग ही किए जाते हैं और छापने में भी प्रयोग किए जाते हैं, उन सभी को प्रयोग किया जाता है इसमें लेखन के आधार पर। अब स्वर, पहला है स्वर फ्रेंड्स, पहला आता है स्वर। आप लोग स्वर पढ़िए। पहला स्वर है स्वर तंत्र। स्वर का हेडिंग में आप लोग लिखिए, स्वर तंत्र स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। डेफिनेशन होता है फ्रेंड्स, स्वर का स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। मतलब उनको बोलने में किसी और की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। मतलब पहले 13 थे, अभी मतलब 13 ही हैं, लेकिन परंपरागत रूप से अगर पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी है तो 13 होती है, 13। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं। मतलब जब उच्चारण करते हैं तो 10 ही स्वर हम काम में लेते हैं। 10 स्वर आपके सामने दिए जा चुके हैं। 10 स्वर कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ। 10 स्वर कौन सा है? आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ। ये हुए आपके 10 स्वर, इन्हें आप लोग याद रखिए। अब स्वरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो किस प्रकार से होता है? तो नंबर 1 वर्गीकरण है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर होता है। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर होता है। तो हर्ष स्वर सबसे पहले आता है। हर्ष स्वर, हर्ष स्वर का डेफिनेशन और एग्जांपल क्या होता है? जिनके उच्चारण में कम समय लगे है, एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। पेपर में आता है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर क्या होता है? तो आपको बताना होता है कि हर्ष स्वर होता है जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इनके एग्जाम्पल है अ, ई, उ। अ, ई, उ मतलब जितने भी छोटे अक्षर हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ये सारे हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। सेकंड नंबर है फ्रेंड्स, फर्स्ट में सेकंड नंबर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन सा है फ्रेंड्स? जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय या 2 मात्रा, मतलब हर्ष स्वर के उच्चारण से अधिक का समय। तो हर्ष स्वर में एक मात्रा का समय लगता था, तो इसमें मतलब 2 मात्रा का समय लगना चाहिए, लगता है, उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। इसमें कौन से हैं फ्रेंड्स? अ, ई, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, औ, आ। मतलब इसमें 2 मात्रा वाले ही रहते हैं। जितने सिंगल मात्रा वाले हैं वो सब हर्ष स्वर में जाते हैं और डबल मात्रा वाले सिंगल मात्रा में जाते हैं। अब आता है थर्ड नंबर फ्रेंड्स। थर्ड नंबर आता है पुलुत स्वर। पुलुत स्वर होता है जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। पुलुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगता है। इससे किसी को पुकारने में या नाटक संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जो पुलुत स्वर होता है, पुलुत स्वर का वैसे आमतौर पर प्रयोग नहीं होता है फ्रेंड्स। हम जब किसी को तेज से चिल्लाकर बुलाते हैं
तब प्रयोग में लेते हैं, या फिर नाटक में होता है। नाटक में अधिकतम खूब तेज तक बोलते ही हैं, बुलाते हैं, उसमें प्रयोग। जैसे राम, आपको बोलना है राम, आप देखो हम बोल राम, तो इसमें पुरुष स्वर का प्रयोग नहीं हो, इसमें प्रयोग किसका हो, दीर्घ स्वर का प्रयोग हुआ। अगर अभी हम यही बोले राम राम, तो इसमें क्या हुआ, पुरुष स्वर का प्रयोग, मतलब अक्षर को घसीटते चले जाइए, रोकिए मत, घसीटते चले जाइए, उसमें होता है पुरुष स्वर का प्रयोग। नेक्स्ट है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। दूसरा प्रयोग है फ्रेंड्स, दूसरा इसका विभाजन है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो अग्रस्वर के हिसाब से कौन सा होता है फ्रेंड्स, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। मतलब हम किसी स्वर को बोलते हैं, उसमें हमारे जीभ का अगला हिस्सा काम करता है, वो जो जीभ होता नहीं है ऊपर होता है, वो काम करता है, उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई ई ई ये आए, छोटी ई बड़ी ई ये आए, ये जो होता है वो होता है हमारा अग्रस्वर। ये अग्रस्वर में आता है। ये सब यहीं से क्वेश्चन बनता है और बच्चे बन जाते हैं। अगर टफ बनाना होता है तो यहीं से बनाते हैं फ्रेंड्स। ई ये आए। अब मध्य स्वर होता है। मध्य स्वर आप लोग देखिए, मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे इसमें छोटा आ, सिर्फ एक अ, मध्य स्वर में सिर्फ कौन सा अक्षर आता है, अ। नेक्स्ट है पश्च स्वर। आप लोग इसे देखते ही पहचान भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि आपको एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो देखते खंड आप लोग जान जाएंगे। विद प्रैक्टिकल आप मेरे साथ पढ़िए तो इसको दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। पश्च स्वर में होता है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग मतलब पिछला भाग काम करता है, जीभ का पिछला भाग जो काम करता है उससे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, आ, उ, ओ, आ। तो इसमें आप लोग बोलते होंगे, देखते होंगे कि आपका अगला हिस्सा खुला रहता है, लेकिन पीछे से आवाज आती है। ये होता है पश्च स्वर। नेक्स्ट है मुख द्वार। मुख द्वार के आधार पर, तीसरा नंबर मुख द्वार के आधार पर या मुख विवर के आधार पर, मतलब मुख कैसे खुलता है उसके आधार पर आपको देखना है। विपरीत ओपन, मुख कितना खुलता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे कहते हैं विपरीत। अभी अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि विपरीत स्वर का नाम बताओ, तो आपको क्या बताना है, जानते ही नहीं है, आपको बताना है बड़ा आ। तो इसमें मुंह पूरा खुला है, इसमें मुख द्वार पूरा खुला। अब बड़ा आ बोल के देखिए, मुख द्वार आपका पूरा खुले। जिसमें मुंह आधा खुले, जो होता है उसमें आपका आधा खुले, देखो लिखा है हाफ ओपन, फुल ओपन। तो का उदाहरण होगा जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे अ आधा, ए ओ, इसमें आधा खुला, मतलब इसमें आपका आगे का मुंह आपका खुला रहेगा, पीछे से आवाज आती है, इसको कहते हैं अर्धविपरीत कहते हैं फ्रेंड्स। अब आपको बताना है अर्धसमृत। ये दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, विपरीत और समृत। तो विपरीत में मतलब खुलता है और समृत में बंद रहता है। इससे अर्धसमृत। हाफ क्लोज है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उन्हें अर्धसमृत कहते हैं। जैसे ए ओ, ये वो जो होता है फ्रेंड्स, इसमें मुख द्वार आधा बंद रहता है। अब समृत आपको बताना है। समृत को आपको बताना है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है उसे समृत कहते हैं। जैसे ई उ, ये जो होते हैं फ्रेंड्स, इसमें मुख द्वार के लगभग बंद ही रहता है, इन्हें समृत कहते हैं। तो आप समृत और विपरीत में अंतर जान चुके होंगे। अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन, विपरीत मतलब खुले, विपरीत खुलना रहता है, और समृत मतलब बंद रहना रहता है। समृत में क्या होना है, बंद होना है। नेक्स्ट है
समृद्ध। समृद्ध जो होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है, उसे समृद्ध। अभी ये मैंने आपको पढ़ा चुका, और मैं अभी आपको कल पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स, ये पढ़ाऊंगा मतलब कौन सा उच्चारण स्थान कहाँ से निकलता है, ये आपको मैं बताऊंगा। ये विद प्रैक्टिकल फिगर सहायता से मैं आपको समझाऊंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद में आपको वर्णमाला चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं रहेगी फ्रेंड्स। तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आप लोग ये करेंगे तो इसमें क्या है, मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा आपको पढ़ाने का, आपके लिए वीडियो डालने का। इसलिए आप लोग ऐसा करते रहिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं आप लोगों का तो काम कर ही रहा हूँ परमानेंट, लेकिन आप लोग मेरा भी काम करिए इसके साथ। और आप टाइम हो चला का, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और अपना स्वास्थ्य देखिए फ्रेंड्स। अगले में वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।